स्टार्टिंग वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग था, इसलिए 2000 लाइक तो बनती है भाई। अब जैसे कि बताया, मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि मैं एक 10,000 रुपीज़ के पीसी बिल्ड लाने वाला हूँ। ये एक्चुअली मैं बहुत जल्दी लाने वाला था, यानी कि जब मेरा 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हुए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये पीसी बिल्ड में इतना लेट हो गया, तो सॉरी फॉर डैट। बट आज के इस वीडियो में आपको उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी कि आप कैसे आखिर में एक पीसी बिल्ड कर सकते हो जो कि काफ़ी कैपेबल होगा मॉडर्न गेम्स को रन करने के लिए अराउंड 1080p की सेटिंग्स टू 720p की सेटिंग्स पर, अच्छे खासे फ्रेम रेट के साथ में और अच्छी खासी सेटिंग्स के साथ में। और दो बातें मैं आपसे अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो ये जो पीसी बिल्ड है, आप लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल पर मैंने एक ज़ियोन का मोडेड वाला वीडियो लाया था, उसमें जो मैंने पीसी यूज़ किया था वही पीसी को हम इसमें अपग्रेड करेंगे और उसको एक काफ़ी अच्छा और बेहतर पीसी बनाएंगे। लेकिन जो इसकी कॉस्ट पड़ेगी वो आपको 10,000 रुपीज़ के अंदर पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि आप इस वीडियो को इधर से छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि ये पीसी बिल्ड काफ़ी कैपेबल है। यानी कि हमने इसमें 4 कोर का CPU यूज़ किया हुआ है जो कि एक ज़ियोन का CPU है। तो ये एक ज़ियोन बेस्ड सिस्टम हम बिल्ड कर रहे हैं इधर, और ये काफ़ी कैपेबल होगा आपके मॉडर्न गेम्स को रन करने के लिए। सो अब बात कर लेते हैं पार्ट्स की, कौन से पार्ट्स हमने इस बिल्ड में यूज़ करे हैं। सो कैबिनेट तो मैंने वही बिल्ड वाला यूज़ किया है जो कि मुझे अराउंड पड़ा था 800 रुपीज़ का विथ PSU एंड DVD ड्राइव। तो उसमें हमें ये वाला PSU मिला था जो कि आईबॉल का ही PSU है, और ये 800 रुपीज़ में मुझे सारी चीज़ें मिल गई थी। उसके बाद जो हम CPU इस बिल्ड में यूज़ करने वाले हैं वो एक है ज़ियोन का CPU LGA 771 की सॉकेट का, जिसको हम आज फिट करने वाले हैं 775 की सॉकेट में। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वीडियो है, लेकिन आप समझ जाओगे एंड तक। उसके बाद बढ़ जाते हैं हमारे कूलर की तरफ। तो ये कूलर जो आप देख रहे हो, ये मेरे ओरिजिनली बिल्ड का प्लान नहीं था, लेकिन मैंने इसे ऐड कर लिया। 100 रुपीज़ का मुझे पड़ा है। ये कूलर मास्टर का कूलर है जो कि काफ़ी एक बहुत बड़ी हीट सिंक के साथ में आता है, यानी कि ये काफ़ी अच्छी कूलिंग कर सकता है। उसके बाद मदरबोर्ड के लिए हमने वही चूज़ किया है, हमारा LG 775 की सॉकेट पर बेस्ड है हमारे पास G41M कॉम्बो मदरबोर्ड। तो ये गीगाबाइट का मदरबोर्ड है जिसको हम आज इधर यूज करने वाले। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये DDR2 और DDR3 दोनों के रैम एक साथ में सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन करता है दोनों रैम। सो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी जनरेशन की रैम के साथ जाना चाहते हो। इधर आप देख सकते हो, इधर काफी सारे हमारे पास एक्सपेंशन स्लॉट है, कुछ ओल्ड है कुछ न्यू है। और इधर जो PCI X16 है वो V1 का है और अभी फिलहाल V3 चल रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। असल में हम इधर एक ज्यादा पावरफुल वाला ग्राफिक कार्ड यूज नहीं करने वाले, तो V3 से कुछ हमें फायदा नहीं होने वाला था। वैसे भी V1 से भी काम चल जाएगा विदाउट एनी दिक्कत के। और ये मदरबोर्ड मुझे पड़ा था अराउंड 1200 रुपीज़ का। इसमें मुझे CPU मिला था Core 2 Duo का और एक ओल्ड कूलर जिसको मैंने यूज़ नहीं किया, दोनों भी चीज़ों को खाली मदरबोर्ड लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, रैम के लिए इधर हमारे पास एक कोर्सर का रैम है और एक किंगस्टन का रैम है। तो एक टिप है आप लोगों के लिए, हाँ आप लोग यूज़ कर सकते हो दो अलग अलग कंपनीज़ की रैम एक सिस्टम के अंदर, और ये दोनों ही रैम अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर बेस्ड है। तो इसमें ऐसे में क्या होता है कि आपकी जो लो फ्रिक्वेंसी वाली रैम होती है ना, आपके दोनों भी रैम वही स्पीड पर चलती है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक न्यू पीसी बिल्ड कर रहे हो तो गोइंग विद सेम रैम इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। तो दोनों ही रैम DDR2 की है, इसलिए मुझे काफ़ी सस्ते में मिली। कोर्सर वाली 300 रुपीज़ में और किंगस्टन वाली 200 रुपीज़ में, तो टोटल 500 रुपीज़ रैम में खर्चे हो गए। अब ग्राफिक कार्ड के लिए हमने इधर चूज़ किया है GT 1030। अब ये एक काफ़ी केपेबल ग्राफिक कार्ड है जो प्राइस पॉइंट में ये पहले बिक रहा था। अब इसकी जो प्राइस हो गई है वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी काफ़ी आप अभी भी ये सेम प्राइस में पीसी बिल्ड कर सकते हो। सो कीप दैट इन माइंड। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आजकल जो DDR4 के कार्ड आ रहे हैं वो ज़्यादा कैपेबल नहीं है, वो सेम परफॉर्मेंस देते हैं हमारे ओल्ड जनरेशन यानी कि 730 के जैसी कुछ परफॉर्मेंस आपको दे देते हैं। लेकिन इधर ये GT 1030 जो है ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लगभग वो DDR4 वाले मॉडल से लगभग डबल परफॉर्मेंस दे सकता है। और अगर आपको GT 1030 नहीं बाय करना है, आपका बजट और थोड़ा कम है, तो आप और भी चीज़ें बाय कर सकते हो। आप एक काम ये कर सकते हो कि आप AliExpress से जाकर सीधा 750 Ti बाय कर लो यार 4000 रुपये में, क्या बुरा है। अब मेरे को इधर GT 1030 बाय करने का एक रीज़न था, मुझे एक बहुत ही स्लिम पीसी बनाना है। आप लोगों को थोड़े टाइम के बाद एक अपडेटेड वीडियो आएगा सेम पीसी बिल्ड का, लेकिन वो एक PS4 जितना स्लिम पीसी बिल्ड होगा, यानी कि काफ़ी घातक पीसी बिल्ड होगा। और ये GT 1030 मुझे 6200 रुपीज़ में पड़ा, और आप वहीं पर AliExpress पर जाकर एक 750 Ti बाय कर सकते हो जो कि जरी सी ज़्यादा परफॉर्मेंस दे देता है आपको इसके मुकाबले पर। अब HDD जो है वो मैंने 160 GB की Seagate की हार्ड डिस्क चूज़ की है इस बिल्ड के लिए, और जो HDD का कॉस्ट है वो 400 रुपीज़ है। तो ये थे मेरे सारे के सारे पार्ट्स, और अब जो हमारा बिल कॉस्ट हो चुका है वो है 9850 रुपीज़ का। तो ये काफ़ी कैपेबल मशीन हम बना रहे हैं जो कि हम अंडर 10,000 रुपीज़ के बना रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखते हुए चलो कि ये बहुत ज़्यादा सस्ती बिल्ड है, और आप इससे अच्छी सस्ती पीसी बिल्ड नहीं कर सकते हो कोई और सिस्टम पर बेस्ड, समझ रहे हो।
तो ये बात दिमाग में आप रखो और उसके हिसाब से आगे बढ़ो इस बिल्ड में। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हमारे कैबिनेट को एकदम से साफ करके ले लेंगे, हर एक कोना कोना। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो कैबिनेट है इसको मेन लेने का कारण ये था कि ये चारों जगह से खुलता है, यानी कि हम काफ़ी अच्छी क्लीनिंग कर सकते हैं इस कैबिनेट में। केबल मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकती है। और वैसे मैं इस डीवीडी ड्राइव को यूज़ नहीं करने वाला इस बिल्ड में, केबल नहीं थे एग्जैक्टली मेरे पास, लेकिन फिर भी चलो चलेगा, बाद में कभी लगा लूँगा केबल, लेकिन अभी तो फिलहाल है नहीं, तो जो है उससे काम चलाएंगे। तो अभी हम सबसे पहला तो साफ़ करने के बाद में इससे फ्रंट पैनल इसका बिठा के ले लेंगे। तो उसके बाद अब हम हमारे PSU को भी क्लीन कर लेंगे। जैसे कि आप देख ही सकते हो इसकी कंडीशन देखने के लायक की नहीं है, लेकिन फिर भी यार क्लीन करना बनता है। और जैसे कि आप देख ही सकते हो ये पंखे में कितनी जंक वगैरह लगी पड़ी है, और क्या बताऊँ मैं आपको, आप खुद देख सकते हो, है ना। तो इधर मेरे पास एक ब्रश है जिससे मैं इसका फैन क्लीन करके ले लूँगा स्टार्ट में। अब इधर जैसे कि आप देख सकते हो मैं इधर ब्लोवर मार रहा हूँ ताकि जो छोटी मोटी डस्ट है वो सारी की सारी निकल जाए, और ब्रश से उसको घस रहा हूँ ताकि हमें एक प्रॉपर क्लीन PSU इधर देखने मिले। अब बढ़ते हैं हमारी बिल्ड की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमने इधर लैच खोल लिया है, और इधर अभी दिक्कत ये है कि हमारे पास जो CPU है वो LG 771 की सॉकेट पर बेस्ड है, और जो मदरबोर्ड हम इधर यूज़ कर रहे हैं वो LG 775 की मदरबोर्ड है, तो टेक्निकली सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आपको ऐसा Xeon का CPU अपने सिस्टम में डालना है तो इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हूँ, अगर आपको वो देखना है तो आप वो भी देख सकते हो। ये बिल्ड की प्लानिंग मैं बहुत सालों से कर रहा था और आज जाके मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अब हम इसमें CPU लगा के ले लेंगे। उसके बाद अब बारी आती है थर्मल पेस्ट की। अब अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली मेरी PC बिल्ड देखी होगी तो उसमें मैंने काफ़ी चीप सा थर्मल पेस्ट यूज़ किया था, जो कि लोग मुझे बोल रहे थे टूथपेस्ट क्यों यूज़ कर रहा है, लेकिन चलता है, थोड़ा दिल पे लग जाता है कभी कभार, लेकिन फिर भी चल जाता है। अभी आप इधर देख सकते हो ये आप लोग काफ़ी एक एक्सपेंसिव सा थर्मल पेस्ट लग रहा होगा, लेकिन नहीं भाई ये भी एक्सपेंसिव नहीं है, 13 रुपये का थर्मल पेस्ट है। आप चाहे आप मुझे चीप बोलो, चिंदी बोलो, जो बोलना है वो बोलो, लेकिन भाई मेरे को सस्ता थर्मल पेस्ट ही अच्छा लगता है। आप लोगों को लगता है मैं 500 रुपये खर्चा करूँगा थर्मल पेस्ट के अंदर, और मैं इधर बिल्ड कर रहा हूँ तो कभी 2700 रुपीज़ की और कभी 10,000 रुपीज़ की, वो मैं 500 रुपये का थर्मल पेस्ट, ना भाई ना। अब जैसा कि आप देख सकते हो इधर मेरे पास एक स्टिक है, ये मुझे थर्मल पेस्ट के साथ में ही मिली थी, मैंने चाइना से जब ऑर्डर किया था तो उसके साथ में जैसे कि आप देख ही सकते हो इधर ये जो थर्मल पेस्ट है ये सब जगह हम फैलाने वाले हैं। वैसे मुझे ऐसे ही सबसे बेस्ट लगता है थर्मल पेस्ट को फैलाना, क्योंकि ऐसा अगर आप ऐसा करके इसको फैलाते हो तो ये पूरी एरिया कवर करता है, तो हमें थोड़ा कम टेंशन रहता है कि भाई मेरा CPU इधर से ना हिट हो ना इधर से हिट हो, मतलब पूरा जगह कवर कर लेता है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका तो नहीं बोल सकता, क्योंकि प्रूवन फैक्ट है कि आप कहीं पे भी लगाओ आपका कूलिंग उतना ही करता है। बस दिल की तसल्ली के लिए मैं पूरे में फैला देता हूँ। सो अब थर्मल पेस्ट तो सब हो गया, अब इसके बाद बारी आती है कूलर फिट करने की। अब ये जगह कुछ लोग थोड़ा टेंस हो जाते हैं कि भाई कैसा कूलर फिट किया जाए आखिर में। सो जो इंटेल के स्टॉक कूलर होते हैं वो तो बस बिठा के ऐसे ही बैठ जाते हैं, आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो उसके ऊपर। आप कोई थर्ड पार्टी कूलर यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैं इधर फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास इधर एक कूलर मास्टर का कूलर है जो कि काफ़ी हैवी कूलर है। सो ऐसे कुछ हैवी जो होते हैं हमारे कूलर, उसके लिए मदरबोर्ड सपोर्ट मिलते हैं, ताकि मदरबोर्ड बैंड ना हो, मदरबोर्ड में क्रैक ना आए आपके कूलर के वजह से। तो ये सपोर्ट आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, सो कीप दैट इन माइंड। उसके बाद हम इसे पीछे अटैच करके ले लेंगे और उसके बाद हमारा कूलर फिट कर लेंगे इसके ऊपर। और आप जैसे कि देख ही सकते हो इधर मैंने बॉक्स यूज़ किया हुआ है मेरे मदरबोर्ड को रखने के लिए, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप अपना जो भी बॉक्स आपके पास पड़ा हो उसी को यूज़ करो। फिर अब बारी आती है कूलर की। तो कूलर जो मैंने इधर लिया है तो ये तो मैंने 100 रुपये का भंगार की दुकान से बाय किया था भाई। अब तक तो आप लोगों को पता होगा मैं कितना चीप बंदा हूँ, हर चीज़ मैं भंगार की दुकान से उठाता हूँ। तो जो भी मुझे सबसे सस्ती पड़ेगी मैं वही चीज़ लूँगा, अपना सीधा सीधा हिसाब है। अब जैसा कि आप इधर देख ही सकते हो ये जो कूलर है ये कूलर मास्टर का कूलर है और ये काफ़ी अच्छी कूलिंग देने वाला है, क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो काफ़ी मैसिव है कंपेयर टू इंटेल स्टॉक कूलर। और Xeon CPU की एक सबसे खास बात ये है कि भाई ये हीट होते हैं, समझ रहे हो। तो हमें एक अच्छा कूलर बेस मांगता ही था इस बिल्ड में। अब ये कूलर कैसा है कि इसको हमें स्क्रू करना है। इसको तो सबसे पहले हमें मदरबोर्ड पर अलाइन करना है, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर लेके कस देना है चारों कोने में। अब जैसा कि आप देख सकते हो इधर कितना मैसिव कूलर है, और कंपेयर टू माई स्टॉक इंटेल कूलर वो देखो बचकाना दिख रहा है इसके सामने। तो जैसा कि आप इधर देख सकते हो ये डैडी एंड सन लग रहे हैं इधर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव दिख रहा है उसके इंटेल के स्टॉक कूलर के मुकाबले पर।
सो अब रैम पर आ जाते हैं। तो रैम जो हमने इधर यूज़ किया है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक DDR2 के रैम है जो कि दोनों ही 2GB वाले रैम है और हम इसे ड्यूल चैनल में लगाने वाले हैं। सो अब लगा लेते हैं हमारे रैम को हमारे मदरबोर्ड पर। तो क्या करना है, आपको लैच खोलने हैं, मदरबोर्ड पर इसको कस देना है, मतलब सीधा सीधा प्रेशर लगा देना है नीचे तक, और वो लैच ऑटोमेटिकली अपने आप ही बंद हो जाएगी, जैसे कि आप प्रेशर बरोबर अलाइन करके लगाने के बाद। हमारे रैम में गैप होता है तो वो गैप को बरोबर से हमें मदरबोर्ड के गैप के साथ में फिट कर देना है और फिट करके सीधा सीधा कस देना है नीचे की तरफ, और जो लैच खुले थे वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही बंद हो जाएंगे जैसे कि आप कसोगे तो। अब मदरबोर्ड को फिट करते हैं कैबिनेट में, लेकिन ये एक अच्छा काफ़ी टाइम होगा। अगर आप एक न्यू पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आप ये बात ध्यान दो कि आपके जो मदरबोर्ड स्टैंड ऑफ है आप उनको अभी इंस्टॉल करके ले लो, क्योंकि बाद में आपको ये दिक्कत देगा अगर आप नहीं इंस्टॉल करते हो तो फिर आपको फिर पूरा मदरबोर्ड निकालना पड़ेगा और एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, और शॉर्ट होने का टेंशन वो अलग। सो कीप दैट इन माइंड। अब इसके बाद हम हमारा बैक आईओ शील्ड लगा कर ले लेंगे। आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा प्रेशर लगाना है और ये अपने आप ही सेटल हो जाएंगे अपनी जगह पर। सो अब लगा लेते हैं हमारा मदरबोर्ड। हमारे स्टैंड ऑफ वगैरह सब कुछ सेट है, तो मदरबोर्ड लगाना बिल्कुल आसान है, बस आपको अलाइन करना है। और सबसे पहला आपको क्या करना है, बैक आईओ शील्ड में अपनी मदरबोर्ड को घुसेड़ देना है और फिर उसको छोड़ देना है नीचे की तरफ। सो जो आपका मदरबोर्ड है उसके बाद वो सीधा सीधा आपके स्टैंड ऑफ के ऊपर आ जाएगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें अपने सारे के सारे स्क्रूज को कस देना है, यानी कि 6 स्क्रूज होते हैं नॉर्मली एक ATX बोर्ड में, तो आपको वो सारे के सारे 6 स्क्रूज कस देना है। उसके बाद अब आ जाते हैं हमारे PSU की फिटिंग पर। तो PSU फिटिंग में क्या है, अब आप जो इधर गैप देख रहे हो इसमें आपको अपना PSU लगाना है। आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि कैसा लगाना है। मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका है कि आप पूरा अक्का PC बिल्ड कैसे कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं इसमें आप लोगों को एक जनरल आइडिया देते हुए जा रहा हूँ ताकि आपको भी एक आइडिया मिले भाई कैसा करना है। नहीं तो मैं चाहता तो मैं ऐसी बिल्ड करके आप लोगों को बताया था कैमरे पर, भाई ये बिल्ड क्या हो गया है, समझे। लेकिन मैं वैसा करना नहीं चाहता था इस बिल्ड के साथ में। मैं आप लोगों को पूरी डिटेल देना चाहता क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ चुकी थी, भाई PC बिल्ड दिखा दो यार, समझ रहे हो। अब PC का एक प्रॉपर ढांचा तैयार हो चुका है, अब कुछ वायरिंग और हार्ड ड्राइव इंस्टॉलेशन की बाकी रह गई है। तो सबसे पहला तो हम डालेंगे हमारी हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क तो आपको इधर काफ़ी सारे, आपका कोई भी केस लो आपको उसके अंदर एक स्लॉट मिल जाएगा प्रॉपरली, जिसमें आप अपनी हार्ड डिस्क डाल सकते हो। अभी हर केस में ऐसा स्लॉट नहीं होता है, कुछ जगह पे डिफरेंट होता है, कुछ जगह पे आपको काफ़ी अलग अलग तरीके के स्लॉट देखने मिलते हैं। किसी में बैक साइड से निकलता है, किसी में फ्रंट से, किसी में फ्रंट आईओ के सेक्शन से निकलता है। तो आपके हिसाब से आप जो ऐसा केस लो आपको उसके हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी अब फिलहाल मैं इधर फिट कर लेता हूँ मेरा क्या केस के अंदर मेरा हार्ड डिस्क, और इसे हम कस देंगे स्क्रू से। सारी चीज़ें स्क्रू से कसना है भाई, और कोई चीज़ से नहीं कसना है। सो अब इसके बाद हमें करना है हमारे पूरे के पूरे कैबिनेट की वायरिंग। तो सबसे पहला तो हम हमारे HDD की वायरिंग करके ले लेंगे। फिर HDD की वायरिंग के लिए आपको क्या करना है कि आपको आपके SATA का जो पोर्ट है, आपके उसमें से 0 वाला जो पोर्ट है, आपको उसमें अपना SATA केबल लगाना है और उसके बाद उसको अपने HDD में भी फिट कर लेना है। और मैं इधर पीछे से इसलिए ले रहा हूँ ताकि मुझे एक अच्छा PC बिल्ड इधर देखने मिले, नहीं तो फिर पूरा मैसी हो जाता है अगर आप इसे आगे से करते हो तो। सो कीप दैट इन माइंड। अगर आपको एक क्लीन लुक वाला PC बिल्ड चाहिए कि आप जब वायरिंग कर रहे हो तो आप सारे के सारे केबल्स को पीछे से घुमा करके फिर आगे लेकर आओ, ताकि आपका जो PC बिल्ड है वो काफ़ी क्लीन एंड नीट एंड टाइडी लगे। सो जैसा कि आप इधर देख सकते हो, ये आपके SATA का पावर केबल है, ये आपके PSU से आता है और ये लगभग 12 वोल्ट देता है। अब मैं आपको इधर एक और एक टिप देना चाहूँगा कि आप लैपटॉप के HDD ऐसे में नहीं लगा सकते हो, क्योंकि उसका वोल्ट कम होता है, वो 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है और ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो करंट की वजह से वो हार्ड डिस्क खराब होने का भी टेंशन हो जाता है। सो कीप दैट इन माइंड। हाँ, लेकिन उसको यूज़ करने का तरीका है एक, अगर आप 2 केबल काट दो तो। सो कर तो सकते हो भाई, जुगाड़ तो हर चीज़ में होता है, कौन सी चीज़ में जुगाड़ नहीं होता है। सो अब इसके बाद लगा लेते हैं हमारे 4 पिन। जैसे कि आप देख सकते हो सामने हमारे पास 4 पिन है और इसे हमें लगाना है हमारे CPU के वायर में, क्योंकि यही वो पिन है जो हमारे CPU को पावर देगी। जो CPU की यूसेज होती है, पावर कंजम्पशन, वो यही पिन पूरी करती है। फिर उसके बाद अब बारी आती है हमारे CPU फैन की। आप जब PC बिल्ड कर रहे हो, PSU लगाने से पहले इसे बिल्ड कर लो। मैं तो आपको शोकेस करने के चक्कर में इसे बाद में कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यार आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ कि आप लोग इसे पहले ही इंस्टॉल कर दो, बाकी आप लोग को बाद में दिक्कत ना हो। अब जैसे कि आप इधर देख सकते हो, इधर हमारे पास है FUSB 1 और FUSB 2। इसका मतलब है फ्रंट USB 1, फ्रंट USB 2। अब फ्रंट USB 1 बोले तो क्या, आपके फ्रंट में कुछ USB के पोर्ट्स हो गए USB 2 के, तो आप वो इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आप एडिशनली कुछ कार्ड रीडर या कुछ वैसा कुछ बेस्ड लगाना वाले हो तो आप USB 2 में लगा सकते हो। तो ये उस वजह से काम में आते हैं,
सो हम इधर मेरे केस के सारे केबल्स को कनेक्ट करके ले लेंगे। अब बारी आती है ऑडियो के केबल्स की। अब ऑडियो के केबल्स तो इधर जाने नहीं वाले क्योंकि ये ऑलरेडी फुल हो चुका है। तो ऑडियो के केबल्स आपको यूजुअली 95% बार आपको जो मदरबोर्ड में मिलेंगे ऑडियो के केबल्स आपको इधर ही मिलेंगे, जहाँ पे मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। क्योंकि आजकल के जो मदरबोर्ड्स हैं वो इस एरिया को एकदम बोर्ड से अलग करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साउंड आपके सिस्टम से अलग हो सके। और जो क्रैकिंग और साउंड आती है अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग करते हो आपके सिस्टम में तो आपको ये ज़्यादा फ़ायदा देगा कंपेयर टू जो आपके मेन बोर्ड के बीच में अगर ऑडियो का पोर्ट हो तो। सो ये भी एक टिप थी, ध्यान रखो, आप लोगों को फ्यूचर में कभी काम आ जाएगी। अब इसके बाद बारी आती है सबसे बड़े केबल की, यानी कि हमारे 24 पिन की। अब ये वो पिन है जो आपके सारे के सारे कंपोनेंट्स को पावर देता है, यानी कि रैम बोलो, आपका ग्राफिक कार्ड बोलो, जो आपके ग्राफिक कार्ड तक 75 वोल्ट जाती है वो इसी से जाती है। सो यही वो वायरिंग रेल है जिससे आपके पूरे मदरबोर्ड को, आपके पूरे सिस्टम को पावर मिलती है। सो कीप दैट इन माइंड। सीपीयू का थोड़ा अलग है, सीपीयू के लिए अलग पावर लगता है, लेकिन फिलहाल जो बाकी के पूरे मदरबोर्ड में वो इससे पावर जाती है। अब इसके बाद आती है बारी ऑक्टोपस लैग की, यानी कि हमारे फ्रंट आईओ की। अब ये वो पोर्ट्स होते हैं जो काफ़ी भद्दे से पोर्ट्स होते हैं मेरे हिसाब से। तो आप ये पता नहीं काहे के लिए लोग अभी तक यही यूज़ कर रहे हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आता है। ये आप जितनी बार पीसी बिल्ड करोगे ना आपको उतनी बार दिक्कत देगा, क्योंकि कभी भी कोई भी मदरबोर्ड में सेम तरीके का लेआउट नहीं होता है। सो कीप दैट इन माइंड। सो बात आ जाती है कि भाई अभी हम इसे करें कैसे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आपको सामने दिखे कंप्यूटर फ़ोन वगैरह जो भी मिले उससे अपना इंटरनेट पर बस पहुंच जाना है कैसे भी करके और गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके मदरबोर्ड सर्च मारना है और उसके आगे लिखना है फ्रंट आईओ। तो आपको उसका पूरा लेआउट के बारे में समझ जाएगा। आपको गूगल इमेज पे भी देख सकते हो आप वो चीज़ें, और वेबसाइट वगैरह पर भी सर्च मार सकते हो। तो ये बहुत आसान तरीका है, क्योंकि बाकी खुद खोजने में ना आपको प्रॉब्लम होगी। तो गूगल ही इधर आपका सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। मैं तो यार बस बता ही सकता हूँ, थोड़ी बहुत टिप वगैरह दे सकता हूँ, बाकी तो आपके ऊपर है। सो अभी आप सोच रहे होगे कि अजीब सी चीज़ क्या है ये। भाई ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। एक स्पीकर है जो कि बीप साउंड देता है। अगर आपके प्रॉब्लम होगी रैम में तो ये 2 बार 3 बार बीप करेगा, उसके हिसाब से मतलब जो भी दिक्कत होगी आपको उसमें इसकी साउंड मिलेगी। कंटिन्यूस साउंड का मतलब कुछ और होता है, बीप होने का मतलब कुछ और होता है, 2 बीप का मतलब कुछ और होता है। तो ऐसे करके जो पीसी बिल्ड आप करते हो तो आपको उसमें प्रॉब्लम जो होती है आपको समझ जाती है। सो ये हो चुकी है हमारी कचरा वायरिंग कंप्लीट। लेकिन मेरी एक आदत है, मैं कभी भी पूरा पीसी बिल्ड कंप्लीट नहीं करता हूँ। मैं पहले ऑन करके देखता हूँ कि भाई पीसी चल रहा है कि नहीं, क्योंकि हम इधर ओल्ड हार्डवेयर से डील कर रहे हैं तो हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि हम क्या डील कर रहे हैं। समझ रहे हो, मतलब हमें पीसी के वगैरह के बारे में मालूम होना चाहिए कि भाई ये चल रहा था पहले क्या नहीं चल रहा था। मैंने पहले चेक नहीं किया था तो मैंने सोचा ये काफ़ी अच्छा टाइम होगा पीसी को चेक करने का, ताकि हमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो अभी समझ जाए, बाद में पूरा सिस्टम फिर से खोल के पैक करके मतलब नहीं बनता ना। तो मैंने इधर लगाया अपना वीजे केबल और किया पीसी को बूट, बट टू माय सरप्राइज इट डिडंट बूट। यस माय फ्रेंड्स, यस पीसी मेरा चला नहीं। उसके बाद में मुझे कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ा। सो पीसी चल रहा नहीं था और जब मैं बूट कर रहा था तो फैन घूम तक नहीं रहा था। मतलब ऐसा दिखा रहा था सिस्टम की सिस्टम में कुछ है ही नहीं, पावर सप्लाई नहीं कनेक्टेड है, बोलते हो ना, मतलब फैन घूम रहा नहीं, लाइट नहीं आ रही, एलईडी इंडिकेशन कुछ भी नहीं, कोई मतलब बोले कुछ इफेक्ट ही नहीं आ रहा था कंप्यूटर को कि भाई कंप्यूटर में पावर जा भी रही है कि नहीं जा रही है। तो पीसी क्यों नहीं बूट हो रहा था उसके बारे में तो मुझे ऑलरेडी पता लग गया था, बिकॉज द PSU वॉज डेड। यस, और मुझे ज़बरदस्ती में एक नया PSU बाय करना पड़ा जो कि मुझे 150 रुपीज़ में मिला। OLX पर जो सबसे सस्ता PSU था मैंने वो उठा लिया और बाय कर लिया। इस वजह से मुझे ये पीसी बिल्ड को लाने में देर हो गई। भाई यही एक कारण था जो मेरा पीसी बूट ही नहीं हो पा रहा था इतने दिन से। 10K से 10K सब्सक्राइबर से मेरे अभी कितने सब्सक्राइबर हो गए, 12K के ऊपर हो गए, लेकिन इतना टाइम लग गया मुझे एक PSU खरीदने में। सो अभी इधर आप जैसे देख सकते हो इधर फ्रैंकेनस्टाइन स्टाइल में मैंने इधर पीसी बिल्ड किया और ये प्रॉपरली बूट हो रहा है भाई। अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, जैसा कि आप देख सकते हो इधर मैंने सारी की सारी वायरिंग दूसरे PSU से कर रखी है। सो अब जो इधर मैंने 150 रुपये का PSU लिया है वो पावर टेक का PSU है और इसी के वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया एक चालू PSU ढूंढने में एक्चुअली, और ये ठीक ठाक काम कर ही रहा है सिस्टम में, तो क्या दिक्कत है। अब मेरा जो नया PSU है मैंने फिर से वो लगा लिया, लेकिन अभी भी वो काम नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने 2 माले की बिल्डिंग से 2 बार फिर कंप्यूटर लेके छलांग मारी तो फिर भाई चालू हो गया। नहीं भाई ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। अब आपको मैं बताता हूँ एक और सीक्रेट।
काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप टेक्नीशियन के पास अपना सामान लेकर जाते हो और वो आपसे काफ़ी सारे पैसे ऐड लेते हैं और आपको बताते भी नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, आपका पीसी क्यों नहीं बूट हो रहा था। ये सब जगह होती जहाँ पर वो पैसे कमाते हैं। अब इधर आप देख सकते हो ये मेरा पीसी ज़रा भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था और उसका कारण था ये छोटे छोटे जो फ्रंट आईओ के पिंस थे ये पता नहीं, जब भी मैं इसको कनेक्ट करता था तो पीसी वुडंट स्टार्ट और जब मैं इसको डिस्कनेक्ट करता था तो पीसी स्टार्ट हो जाता था। कभी कभार नॉर्मली लगा कर रखने के बाद भी कनेक्ट होता था तो मैंने इसे निकाल के ही रख दिया। भाई मैं बोला मगजमारी मांगता ही नहीं है, तो मैंने उसे निकाल के रख दिया साइड में। तो अब मेरा पीसी काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। इट्स डूइंग इट्स जॉब प्रीटी नाइसली। सो हमने काम हमारा अधूरा छोड़ा था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। हमने पीसी बिल्ड हो गया लेकिन एक अच्छा वाला ग्राफिक कार्ड नहीं लगाया था, जिसकी कि मैंने आपको वादा किया था 10,000 की पीसी बिल्ड, एक गेमिंग पीसी बिल्ड होने वाली है तो ग्राफिक कार्ड लगाना ज़रूरी है भाई। तो ग्राफिक कार्ड के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मेरे पास एक GT 1030 पड़ा हुआ था और वैसे मेरा ये पीसी बिल्ड बनाने का प्लान बहुत पहले से चल रहा था और अभी जाके मैंने ये पीसी बिल्ड कंप्लीट कर ली है। ग्राफिक कार्ड की इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले जो आपको काम करना है वो आपको ये करना है कि आपको आपका कैबिनेट के पीछे एक लॉक मिलेगा जो कि आपके ग्राफिक कार्ड को लॉक रखेगा। अब ये मेरे इसमें ऐसा है, काफ़ी सारे सिस्टम में अलग अलग तरीके का होता है, काफ़ी सारे में ऑटोमेटिक टाइप, मतलब ऐसा आप खाली हाथ से निकाल सकते हो, तो मतलब अलग अलग तरीके का होता है। इधर मेरे पास स्क्रू वाला सिस्टम है तो मैं इधर इसे खोल के ले लूँगा। जैसे कि आप इधर देख सकते हो हमारे पास PCI एक्सप्रेस के स्लॉट्स के लिए प्लेसेस है। जैसे कि आप इधर देख सकते हो फर्स्ट वाला ऑलरेडी निकला हुआ है, लेकिन हमारा जो हमारा PCI कार्ड है यानी कि हमारा ग्राफिक कार्ड है वो सेकंड स्लॉट लेने वाला है, तो हमें इसमें से सेकंड स्लॉट को भी बाहर निकाल लेना है। तो हम इसे बाहर निकाल के ले लेंगे, सबसे पहले ही काम ये करेंगे। अब ये जो GT 1030 है ये एक लो प्रोफाइल GT 1030 नहीं है, ये एक OC वर्जन है GT 1030 का और ये ओवरक्लॉक भी हो सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी, वैसे हर ग्राफिक कार्ड ओवरक्लॉक हो सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा अच्छी फ्रीक्वेंसी पर ओवरक्लॉक हो सकता है। सो अभी हम हमारा ग्राफिक कार्ड को लगा कर ले लेंगे हमारे सिस्टम के अंदर। अब आपको इधर क्या करना है, आपको सीधा सीधा इसे ढकल देना है मतलब प्रेस करना है अच्छे से, और जब ये टाइट हो जाए पूरी तरीके से आपको एक कोने में लॉक मिलेगा GPU के PCI एक्सप्रेस स्लॉट के कोने में, उसमें जाके आपका GPU का एक लॉक होता है, वो जाके मैकेनिज्म पूरा बैठ जाता है एक दूसरे के अंदर, तो वो लॉक हो जाएगा अपनी प्लेस पे। आपको उसके बाद इधर एक कोने में देख रहे हो आप इधर, हाँ यहाँ पर आपको अपना लगा लेना है स्क्रू, ताकि आपका ग्राफिक कार्ड इसके बाद कहीं हिले डुले ना अपना, समझ रहे हो। तो आपको इधर इसे पूरी तरीके से पैक कर लेना, टाइट कर लेना इधर से स्क्रू लगाकर। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो इट लुक्स सेक्सी एज फक। सारी की सारी चीज़ें लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं और ये पीसी बिल्ड अब एंड पर आ चुका है, ग्राफिक कार्ड वगैरह सब कुछ लग चुका है और पीसी में OS वगैरह तो हमने ऑलरेडी पहले ही इंस्टॉल कर लिया था। सो अब एक और एक टिप देता हूँ मैं आपको। इधर एक HDMI और एक डिस्प्ले पोर्ट हमारे पास है, लेकिन आपका मदरबोर्ड, लेकिन जो आपका मॉनिटर है वो डिस्प्ले पोर्ट वाला नहीं है, समझ रहे हो, वो डिस्प्ले पोर्ट वाला नहीं है। अब आपको मैं मेरी रियल स्टोरी बताता हूँ। मैंने जो ग्राफिक कार्ड और जो मेरा मॉनिटर था इससे पहले वाला, वो मैंने बहुत सस्ते में बाई किया था बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि उनको इसके बारे में पता नहीं था। अब मुझे नहीं पता कि उनको नहीं पता था, बिकॉज दे वर सेलिंग इट फॉर वेरी चीप। लेकिन जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मुझे मालूम पड़ गया कि भाई इनको इसके बारे में नहीं पता है, तो मैंने भी नहीं बताया, है ना। सस्ते में पड़ गया अपने को ग्राफिक कार्ड और मॉनिटर, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं भाई, मैंने उन लोगों को बोला करके कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ आती है और अगर आप लगाना चाहते हो तो, लेकिन उनको सेल ही करना था तो मैंने अब बाय कर लिया। आपको क्या करना है, आपको मंगाना है ये आइटम बहुत ही हैंडी आइटम है। और ये क्या है एक्चुअली, ये मैं आपके HDMI को जो आपके ग्राफिक कार्ड से आता है उसको आपके VGA मॉनिटर में कन्वर्ट करेगा। तो इसका काम यही है, आपको एक VGA केबल भी इसके साथ में अटैच करना पड़ेगा और VGA केबल आपको सीधा जाना पड़ेगा अपने मॉनिटर के अंदर और HDMI अपने ग्राफिक कार्ड के अंदर। तो कनेक्शन कुछ इस तरीके से बैठेगा और इट शुड वर्क प्रीटी नाइसली। सो ये इट वाज अ प्रीटी गुड डील और ऐसी डील्स कभी छोड़नी नहीं चाहिए। अब इधर आप देख सकते हो कि सिस्टम चल रहा है पूरी अच्छी वर्किंग कंडीशन में। इधर हमारे पास ग्राफिक कार्ड है, तो जो ग्राफिक है वो आ रही है हमारे मदरबोर्ड से ग्राफिक कार्ड में, ग्राफिक कार्ड से इस छोटे से चीज़ के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो इधर ये चीज़ से जा रही VGA केबल में, VGA केबल से जा रही सीधा मॉनिटर के अंदर और मॉनिटर हमारा हो चुका है पूरी तरीके से। अब आप देख सकते हो हमने ग्राफिक कार्ड लगाया तो इधर थोड़ी ग्राफिक सेटिंग्स बिगड़ सी गई है। अब वो सही टाइम होगा जब आप सारे के सारे ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम के अंदर।
अब ऐसे टाइम पे आपको ये जो चीज़ देख रहे हो आप, ये सबसे ज़्यादा काम में आने वाली है। ये वाईफाई का चिप है, वाईफाई का यूएसबी है जिसे कि आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन मेरे सिस्टम में इट डिडंट वर्क, बट विंडोज़ 10 या कुछ और ओएस आप यूज़ कर रहे हो तो शायद काम कर जाना चाहिए, या न्यू हार्डवेयर यूज़ कर रहे हो तो। ये ओल्ड हार्डवेयर में उतना अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। सो मेरे को RJ45 वाला केबल मजबूरी में लगाना पड़ा मेरे सिस्टम से निकाल कर। हाँ, तो इधर देख सकते हो आप, मैं ग्राफिक कार्ड की ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लिया है। अब सिस्टम तो हमने बिल्ड कर लिया है GT 1080 और Xeon के CPU के साथ में, जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था। बट क्या ये एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस दे सकता है, वो इधर सबसे बड़ा क्वेश्चन है। वैसे मैंने इसमें GTA 5 इंस्टॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो इंस्टॉल नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द HDD, क्योंकि इसमें जो HDD थी वो 160 GB की ही लगी हुई थी, और 60 GB तो लगभग समथिंग पार्टीशन में चला गया। तो ऐसे में मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, बस यही बोल सकता हूँ कि यार आज नहीं तो कल मैं आप लोगों को अच्छा वाला बेंचमार्क वीडियो बना के दूंगा, लेकिन मेरे को उसके लिए 2000 लाइक्स चाहिए। 2000 लाइक्स, मेरे बहुत सारे वीडियोस ने क्रॉस किए 2000 लाइक्स, और मुझे इस वीडियो को भी क्रॉस कराना है 2000 लाइक के बाद। अगर आप कराते हो तो मैं ला के दूंगा बेंचमार्क, नहीं तो भूल जाना। सही बोल रहा हूँ मैं जल्दी लाइक्स मांगता नहीं हूँ, लेकिन यार बहुत मेहनत लगी यार इस बिल्ड में। 2 महीने से प्लान कर रहा हूँ, 2 महीने से, तो जाके पीसी बिल्ड कंप्लीट हुई है। 2000 लाइक तो बनता है बॉस। वेल, अगर आप सोचते हो कि ये पीसी बिल्ड एक पावरफुल पीसी बिल्ड नहीं है, तो भाई मेरे पास एक छोटा सा गेम है जो मैं आप लोगों को क्लिप दिखा सकता हूँ, जो मैंने पीसी बिल्ड बनाने के बाद में रिकॉर्ड की। बेंचमार्क के बारे में मैं आपको एंड में बता दूंगा वीडियो के, लेकिन फिलहाल आप इधर देख सकते हो जो इधर गेम प्ले है, ये मेरे पास क्राइसिस 3 है। अब क्राइसिस 3 एक काफ़ी डिमांडिंग गेम है मेरे हिसाब से, और ये इधर मैं 1080p की सेटिंग्स पर खेल रहा हूँ, और एवरीथिंग इज़ ऑन वेरी हाई, मतलब एकदम फुल ऑन जो सेटिंग्स होती है उस पर कर रखी है। ये मुझे अराउंड 30-40 के अराउंड FPS इधर देखने मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी प्लेबल फ्रेम रेट्स हैं कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ द बिल्ड, क्योंकि 10,000 की प्राइस रेंज में एक्चुअली आपको कोई और पीसी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है। और मैं ये सिर्फ इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, बेंचमार्क वीडियो तो मैंने लाया नहीं, लेकिन मैं आपको बिना बेंचमार्क दिखाई बोल सकता हूँ इट विल परफॉर्म मच बेटर इन GTA 5, और काफ़ी सारे जो ओल्ड हमारे गेम्स है उसमें भी काफ़ी अच्छा काम करेगा। और न्यू गेम्स जो होते हैं हमारे PUBG और जो आपका फोर्टनाइट है, आप ये सारे गेम्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से खेल सकते हो, जो कि इसको एक काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेहतर बिल्ड बना देता है मेरे हिसाब से। अब ये जो 10,000 का प्राइस सेगमेंट है, इसमें बहुत कम लोग पीसी बिल्ड करते हैं, और बजट जो होता है वो बहुत ज़्यादा लोगों का 10,000 रुपीज़ होता है। तो मैंने सोचा ऐसा सेगमेंट में हम एक अगर बेहतर पीसी बिल्ड बना सके जो कि कम्युनिटी को हेल्प करे इन द एंड, तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। सो ये पीसी बिल्ड बस उन लोगों के लिए है जिनका बजट काफ़ी लो है और वो एक काफ़ी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस वाला सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं। आप अभी Ryzen 2200G जो न्यू पीसी बिल्ड होगी वो भी लगभग आपको 20 to 22,000 तक की प्राइस बिल्ड में चली जाएगी। इंटेल की तरफ जाओ तो लगभग 30-35 एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए। सो आप खुद सोचो कि यार अगर आप ऐसे टाइम पे उन दोनों भी सिस्टम से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस एक 10,000 के पीसी से निकाल सकते हो तो क्या बुरा है ना? कुछ गलत कह रहा हूँ मैं? और आखिर में जाकर मैंने पीसी बिल्ड कंप्लीट किया है, और मैंने बहुत ही हार्ड जो होता है बजट सेगमेंट उसको चूज़ किया है। और आपको एक और एक टिप देना चाहूँगा एंड में जाते जाते, अगर आप GT 1030 के बदले में AliExpress से 1070 Ti बाय करते हो और एक 1 TB की हार्ड डिस्क लगाते हो तो ये सिस्टम एक काफ़ी अच्छा सिस्टम बन जाएगा। मतलब आपको कोई सोच समझने की वाली बात भी नहीं है। 1 TB की न्यू हार्ड डिस्क आप लगा दोगे, क्योंकि आपके पैसे तो वैसे भी ग्राफिक कार्ड से बच रहे हैं, क्योंकि वो अराउंड 4,000 रुपीज़ का मिल रहा है, और जो हमने ग्राफिक कार्ड इस बिल्ड में लिया है ये 6,200 रुपीज़ का मुझे मिला था। सो आप काफ़ी पैसे ऐसे करके बचा सकते हो, और मैंने एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो भी ऐड नहीं करी, वो उसमें से भी थोड़े बहुत 1-1.5 हज़ार तक लगभग बच रहे हैं। तो मेरी जो टोटल कॉस्ट अगर मैं एक एक पार्ट्स की गिन के करूँगा तो अराउंड 8,500 रुपीज़ के आसपास में आ रही है। और ये जो मैंने पीसी बिल्ड किया है 10,000 का सोच समझ के किया है। तो आप खुद ही समझ सकते हो आप काफ़ी पैसे बचा सकते हो। अगर आप 750 Ti की तरफ जाते हो आप लगभग 8,000 रुपीज़ में एक 1 TB के साथ में सेम पीसी बिल्ड कर सकते हो, अगर आप थोड़ा शार्प दिमाग से OLX पर बाय करो तो। समझ रहे हो? काफ़ी अच्छी डील्स आप बाय कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि भाई मेहनत लगी है इस वीडियो में जम के, 2 महीने से कुछ ना कुछ ये सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहा था, फाइनली जाके कंप्लीट हुआ है। अगर आप एक ओल्ड सिस्टम पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि दिक्कत दे सकता है सिस्टम। समझ रहे हो? आप न्यू कर रहे हो तो आप
कंपनी पर ब्लेम डाल सकते हो, लेकिन अगर आप ओल्ड कर रहे हो तो ये आपकी खुद की प्रॉब्लम होगी। सो ये बात ध्यान रखना कि अगर आप एक ओल्ड सिस्टम बिल्ड कर रहे हो तो दिक्कत आ सकती है और आपको उसको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। हेल्प तो वैसे मैं कर दूंगा आपकी, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन अगर मैं नहीं कर पाया तो आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये बात आप दिमाग में सबसे पहले डालो, कोई ऐसा ओल्ड सिस्टम पीसी बिल्ड करने से पहले। और इस वीडियो में मुझे ना 2000 लाइक चाहिए। ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस ने 2000 लाइक का मार्जिन जो है क्रॉस किया है, और अगर मैं कोई मेहनत करता हूँ किसी वीडियो पे इतना ज़्यादा, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो में लाइक चाहिए, ताकि मैं ऐसे वीडियोस जो होते हैं वो और निकाल सकूँ अपनी तरफ से और बेस्ट कर सकूँ आप लोगों के लिए। तो भाई निराश नहीं करना, पहली बार मांगा है 2000 लाइक दिलवा दो, बस 2000 लाइक, और कुछ नहीं चाहिए, मेरी ज़िंदगी सफल है उसके बाद। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय गाइस।